इमरान खान वाला एक्सपेरिमेंट भी पाकिस्तान को सूट नहीं किया। रिलीफ मिल रहा है नवाज शरीफ को, वो उसको पॉलिटिकली कैपिटलाइज किस तरह से कर सकते हैं। एक अच्छा जलसा लोग ये कह रहे हैं कि वो तारीख का बहुत बड़ा जलसा था, या 88 में बेनजीर को उन्होंने कंपटीशन दिया है, या 90s के जलसों को कंपटीशन दिया, तो ऐसा नहीं था, एक अच्छा जलसा था। लेकिन आप उसको ये नहीं कह सकते कि इसकी बुनियाद के ऊपर बहुत बड़ा बना लिया। अब सवाल ये उठता है कि नवाज शरीफ साहब करेंगे क्या, उसी पुरानी टीम के साथ वो क्या करेंगे। फॉर द टाइम बिंग इस चीज पे कन्विंस भी हो जाए, जो कि मैं पहले भी बहुत दफा कह चुकी हूँ कि ठीक है, अगर सिस्टम को इस बात की जरूरत थी, इदारे कन्विंस थे कि अब मुल्क डिफॉल्ट होने से भी बड़ा मुश्किल से बचा है। इमरान खान वाला एक्सपेरिमेंट भी पाकिस्तान को सूट नहीं किया। 9 मई के बाद इदारों के अंदर एक ट्रस्ट डेफिसिट है, जो कि बिल्कुल है, उसको उससे आप रिलेट भी कर सकते हैं, और उसमें सियासतदान भी अपना सर्वाइवल ढूंढ रहे हैं। बतूर राजपूत साहिबा, अगर इस सारी सिचुएशन को अगर हम देखें, नवाज शरीफ साहब जिस तरीके से कल आए और इससे कबल जब हम रिपोर्टिंग किया करते थे, जिस तरीके से उनको लाया जाता था, जो सिचुएशन आजकल पीटीआई के चेयरमैन की है, तो आपको क्या लगता है कि ये जो नेब का इदारा है, जो लाखों अरबों रुपया आवाम का इसी तरह उड़ा देता है, प्रोटोकॉल में पहले केसेस बनते हैं, फिर जाके कल जो आपने देखा कि नेब के जो नुमाइंदे थे उनसे जो सवालात किए गए थे, बड़े मासूम से बने थे, मासूम से चेहरे उनके नजर आ रहे थे। आपको नहीं लग रहा था कि एक ब्लैकमेलिंग का एक बहुत बड़ा इदारा बन चुका है, अभी एक पार्टी की चेयरमैन को ब्लैकमेल कर रहा है, तो इससे पहले नवाज शरीफ साहब को किया, ये खिलवाड़ आप नहीं समझते कि बंद होना चाहिए अवाम के पैसों से? हरमीत, जो नैब का इदारा है, पाकिस्तान कुछ इंटरनेशनल मुआहिदों का सिग्नेटरी है, जिसके बाद ये बहुत जरूरी है कि पाकिस्तान में एक नैब की तरह का अकाउंटेबिलिटी का इदारा हो। हम मजबूर हैं कि ऐसा इदारा हमारे मुल्क में होना चाहिए, लेकिन हम फर्ज ज्यादा तब जाते हैं जब वो इदारा पाकिस्तान में ट्रांसपेरेंसी से काम नहीं कर सकता। आपको याद होगा कि जब पीटीआई की गवर्नमेंट नई आई थी, तो खाकान अब्बासी साहब बहुत ऐसे बार बार कहते थे कि इसको रिवैम्प करें, इसकी जगह कोई और इदारा बनना चाहिए, लेकिन ना कोई खास रिफॉर्म्स हुई, ना कुछ रिवैम्प हुआ, ना ही उसको डिमोलिश किया गया, ना ही हमने कोई नया इदारा देखा, बल्कि हम अपनी ज्यादा डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में मसरूफ हो गए। आपको याद होगा कि पीटीआई के दौर में कोर्ट ने बाकायदा दौर में कहा था कि ये इदारा पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल होता रहा, और माजी में भी हुआ। लेकिन खास तौर पे नवाज शरीफ के केस में जितना कैजुअली प्रोसिक्यूशन ने, आपकी टीम ने ये कह दिया है कि हमें जमानत पे एतराज नहीं है, और जज ने, चाहे उसको साइकास्टिकली कह दें या बहुत ज्यादा क्यूरियस होकर सवाल किया जजेस ने कि तो ये कह दें कि हम केस कंक्लूड कर देते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो मुकालमा हुआ है कोर्ट के अंदर, ये बहुत वाजे कर देता है कि नैब की पोजीशनिंग कितनी कमजोर रही है अगर इसकी प्रेजेंटेशन को कॉन्टेक्चुअलाइज करें। लेकिन ऑन दी अदर हैंड 2018 जो बर्डन ऑफ प्रूफ वाला पॉइंट था, उसमें भी नैब ने बहुत बड़ा चीज हम देख रहे हैं कि इस वक्त जो सिचुएशन है, यानी इस्तेहकाम पार्टी के हवाले से अगर हम बात करें, तो कल आपने देखा कि 3 और खवातीन, जिसमें अंदलीब साहिबा भी शामिल थी, वो भी शामिल हो गई। तो क्या आपको लगता है कि पंजाब में जो सिचुएशन हम पीपल्स पार्टी की देख रहे हैं, बड़ी कमजोर सी हालत है, तो ऐसे में ये भी टीम की तरह पेश आएंगे, यानी इनका इत्तेहाद कहीं नून लीग के साथ होगा, और क्या ये पीटीआई का वोट बैंक तोड़ने में कामयाब हो पाएंगे? जी हरमीत, रिसेंटली किताब आई है और उसके अंदर ये जो पाकिस्तान का मिडिल क्लास का वोट बैंक है, नदीम फराची साहब की किताब है, उसमें आप बहुत सारी चीजों से डिसएग्री भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें यही सवाल जो आपने पूछा ना, उसका बड़े एक इंटरेस्टिंग तरीके से रेफरेंस के साथ जवाब दिया गया कि ज़ियाउल हक और से जो एक पर्टिकुलर वोट बैंक था, जिसको मॉडर्नाइजेशन की उम्मीद थी, जिसको ये उम्मीद थी कि हेल्थ अच्छी हो जाएगी, एजुकेशन अच्छी हो जाएगी, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशनलाइजेशन हो जाएगी, वो एक पर्टिकुलर वोट बैंक था, वो ज़ियाउल हक के दौर से चलता आ रहा, फिर वो मुशर्रफ साहब के पास गया, फिर इन द मीनवाइल वो बेनज़ीर की तरफ भी रिफ्लेक्ट हो गया, फिर इवेंचुअली वो इमरान खान के हिस्से में चला गया। तो वो जो वोट बैंक है ना, वो एक ऐसा वोट बैंक था जो कि मिडिल क्लास का वोट बैंक था, और वो ये उम्मीद लगा के बैठा हुआ था कि हमें इंक्लूसिवनेस हमारे मुल्क में कब मिलेगी। एक और किताब है माय नेशंस फेल, उसमें यही नुकता है कि अवाम को सिर्फ ये चाहिए होता है कि हमारे अपने मुल्क में हमें क्या मिले, हमें छोटे लोन्स कितने मिल रहे हैं, हमारे बच्चों की स्कूल की फीस कितनी कम है, हम कितना। तो ये जो दोनों आपके सवालात है, ये इस चीज को कंक्लूड कर देते हैं कि ये जो वोट बैंक है वो अभी तक कंफ्यूज है, क्योंकि उसको इतने लोगों को आजमाया, उसको तो अपने हुकूक नहीं मिले, और इमरान खान के कुछ अपने पॉलिटिकल ब्लंडर्स थे, कुछ उनका ओवर कॉन्फिडेंस था, कुछ उनके बैड एडवाइजर्स थे, तो उनकी सियासत का ये हाल हो गया। तो मुझे लगता है कि जो इस वक्त और 9 मई के बाद इस वक्त वो जो वोट बैंक है वो बहुत कंफ्यूज वोट बैंक है। मुझे लगता है कि वो शायद उस वोट बैंक के अंदर एक गुस्सा भी हो कि हम कब तक
اب اس لیڈرشپ کی تلاش میں, کیونکہ آپ مختلف سرویز دیکھیں تو مڈل کلاس پر بڑے بریلینٹ سرویز ہوئے ہیں کہ میں مڈل کلاس سے ہوں, کہ مڈل کلاس کیا سوچتی ہے, مڈل کلاس ایمبیشیس ہوتی ہے, مڈل کلاس کو جاب چاہیے ہوتے ہیں, مڈل کلاس ایکچولی بیوروکریسی اور ترقی میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں, ہم لوگ مین پاور دیتے ہیں اور ہمیں ہی نہیں پتا کہ ہمارا لیڈر کون ہے, ہمیں ہی نہیں پتا ہمیں ترقی کیسے کرنی ہے. تو یہ جو ووٹ بینک ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی بطول ایک اور چیز جو عام آدمی کا سوال ہے, اور یہ لاسٹ منٹ تھا, میں نے کہا اس سے جواب لے لیں. بطول, تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر.